हेलो बच्चों, फिर से स्वागत है आपका द्विघात समीकरण की चौथी वीडियो में। और इस चैप्टर में हमने अभी तक आपके सामने 3 वीडियो जो है अपलोड की हैं। हम करते हैं जो हमारे पास में प्रश्नावली है, प्रश्नावली बेटा, प्रश्नावली 4.3 की बात करते हैं। 4.3 के जो पहले 3 क्वेश्चन है वो मैं पिछली 3 वीडियो में कर चुका हूं, लेकिन आज जो है हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। किस पे चलते हैं? 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की जो लैंग्वेज है आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई देगी। आप साथ साथ वहां पढ़ते रहें और जो कॉन्सेप्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसको समझने का प्रयास करें, क्योंकि लैंग्वेज वाले क्वेश्चन थोड़ा सा लिखने में लिखे हुए क्वेश्चन होंगे। आपको उसके अंदर से जो परिस्थितियां दी होंगी, जो कंडीशंस दी होंगी, उन कंडीशन से आपको क्या बनानी है? द्विघात समीकरण। और आपको द्विघात समीकरण हल करने की 3 विधियां पता हैं। तीनों विधियों में से कोई एक उपयुक्त विधि आपको जोन सी लगे उससे आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को जरा ध्यान से पढ़िएगा। मैं आपको सामने पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन को, आप समझने की कोशिश करना। कहा गया है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, रहमान कोई व्यक्ति है, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु जो वर्षों में दी गई है, रहमान की आयु का व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योगफल 1/3 है। तो वर्तमान आयु हमें ज्ञात करनी है। किसकी? रहमान की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, जैसे कि स्क्रीन पे क्वेश्चन ये लिखा है। अब सबसे पहली बात तो ये है कि हम क्या कर लेते हैं बेटे, रहमान की वर्तमान आयु, किसकी? रहमान की क्या करते हैं बेटा? वर्तमान आयु मान लेते हैं। वो हमने मान ली x, कितने? x वर्ष मान ली। बिल्कुल ठीक बात है। अब जो क्वेश्चन बोला है उसने, क्वेश्चन में कहा है कि 3 वर्ष पूर्व, देख लिया आप, लैंग्वेज पढ़िए कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, तो लिख लेते हैं यहां पहले 3 वर्ष आपके पास में पूर्व रहमान की आयु। आप लोग बताइए कि कितनी होगी? 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु कितनी होगी? अगर इस समय किसी व्यक्ति की आयु 15 साल है तो 3 वर्ष पूर्व का मतलब 3 साल पहले कितनी होगी? तो 3 माइनस करना होगा ना उसमें से। तो इसका मतलब हमारे पास में 3 वर्ष पूर्व जो इसकी बेटे हमारे पास आयु बनेगी वो x - 3 वर्ष बनेगी। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। साथ ही साथ उसने एक सेंटेंस और बोला है, आगे की तरफ ध्यान से देखिएगा, 5 वर्ष पश्चात। तो अगर हम 5 वर्ष पश्चात की बात करें, 5 वर्ष पश्चात की बात करें बेटा, 5 वर्ष पश्चात रहमान की जो आयु बनेगी, ध्यान से देखिएगा, रहमान की आयु। सवाल को अगर आप साथ साथ पढ़ते रहेंगे तो आपको आसान समझ में आएगा। पश्चात मतलब बाद में। किसी व्यक्ति की आयु अगर 15 साल है तो 5 साल बाद कितनी होगी? 20 वर्ष होगी, यानी कि उसकी आयु में हम 5 वर्ष जोड़ देंगे। तो बेटा हमारे पास में इसकी आयु x प्लस के 5 वर्ष हो जाएगी। बिल्कुल ठीक बात है। अब क्वेश्चन के अनुसार जो उसने क्वेश्चन में कंडीशन दी है, प्रश्न के अंदर जो कंडीशन दी है, उस कंडीशन का भरपूर इस्तेमाल करते हुए आपको एक द्विघात समीकरण बनानी है। उसने कहा है, ध्यान से देखिएगा, कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, आयु का व्युत्क्रम। ये व्युत्क्रम वाला शब्द का मतलब क्या है? व्युत्क्रम का मतलब होता है प्रतिलोम या फिर उल्टा। समझ में आई बात नहीं? जैसे मैं कभी कहूं, इसको थोड़ा समझ लीजिए, मैंने कहा आपके पास में x का व्युत्क्रम, x का व्युत्क्रम मतलब इसको 1/x लिखेंगे हम। बिल्कुल ठीक बात है। जिस भी संख्या का व्युत्क्रम कभी भी निकालना हो तो हम उसको 1 के बटे में ले जाते हैं। जैसे आपको 2 का व्युत्क्रम निकालना तो 1/2 हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो सवाल में कहा गया है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का जो व्युत्क्रम होगा, इसकी आयु का व्युत्क्रम कितना बनेगा? ध्यान से देखिएगा, यही तो बनेगा। बिल्कुल ठीक बात है आपके पास में। और 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु का व्युत्क्रम, 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु कितनी? यही तो बनेगा बेटा। ठीक है। उसने कहा है कि इनका जो योगफल है ना बेटा, दोनों का, इन दोनों का योगफल जो है वो आपके पास में क्वेश्चन में दिया है 1/3 है। कितना है? 1/3 है। बस हमारा काम बन गया। अब इस समीकरण को सॉल्व करके पहले हम इसकी द्विघात समीकरण निकालते हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत तेजी से देखिए। तो एलसीएम ले लेंगे आप इसका, x - 3 आपके पास में x प्लस के 5 इज इक्वल टू 1/3 पहले से है ही। ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशन अच्छे से होनी चाहिए। x प्लस के 5 प्लस x माइनस के 3। बिल्कुल ठीक बात है। आप क्या करें, ऊपर आ जाएगा 2x प्लस के 2, बिल्कुल ठीक है। नीचे आ जाएगा x² प्लस के 5x माइनस के 3x आपके पास प्लस के माइनस के 15 इज इक्वल टू 1/3। 5 में से 2 जाके प्लस का ही बचेगा ना, पहला माइनस का बचा दिया था, वही दिक्कत थी। तो हमारे पास में इतना करने के बाद में इसको थोड़ा सिंप्लीफाई और कर लीजिएगा, इधर साफ कर लेते हैं।
क्वेश्चन बड़ा आसान है। जब एक बार इक्वेशन बन जाएगी तो आपके सामने जो है क्वेश्चन करने की कई सारी विधियाँ होंगी। ये आपके पास में ऊपर रखा है बेटा, नीचे हो जाएगा आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस के 2x, ध्यान दीजिएगा 5 में से 3 जाकर ये 2 और माइनस के 15 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/3। ब्रज गुणा कर लें तो 2x की जब गुणा इधर करेंगे तो कितना आ जाएगा 6x प्लस के 6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 15। बिल्कुल ठीक है। पूरे मटेरियल को उधर लेकर के आएंगे तो 6x प्लस के 6 माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 15 इज इक्वल टू 0 आपके पास में। बिल्कुल ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि समीकरण जो बनानी होती है बेटा हमेशा बनानी होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में बनानी होती है। इसी फॉर्म में बनाते हैं ना समीकरण को। तो बेटा इस समीकरण को इस फॉर्म में बनाने के लिए सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाला पद लिखो, उसके बाद में प्लस का 4x लिखो, उसके बाद में 15 और 6 कितने हो गए 21 हो गया इज इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही। लेकिन हमारे पास में ये माइनस में है पहला पद, इसको हमें किस में करना होगा प्लस में। तो हम पूरी समीकरण को माइनस से क्या कर लें भाग कर लें। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 21 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी बेटे बनी द्विघात समीकरण। ये क्या बनी हमारे पास में द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण को हल करना है। अब इस द्विघात को हल करने के लिए बेटा हमारे पास में 3 तरीके हैं। ठीक है, आपके पास में गुणनखंड विधि है, पूर्ण वर्ग विधि है, या फिर द्विघाती सूत्र विधि है। वैसे ये गुणनखंड विधि से भी आसानी से हो जाएगा। हमें 21 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिन्हें घटाने पर 4 प्राप्त हो जाए, और 7 तिया 21 होते हैं और 7 में से 4 घट के 3 बचते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। 7 और 4 की गुणा भी 21 आती है और उनको घटाने से भी 3 आता है। चलो इसको कंप्लीट कर देते हैं ताकि अगले क्वेश्चंस को करने में आसानी रहे। देखिए क्या करें, हमारे पास में एक्स स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, माइनस के 4x माइनस के 21 बराबर 0 थी इक्वेशन। ठीक है, 21 के टुकड़े करने हैं जिन्हें घटाने पे 4 आता हो। ठीक है नहीं, अगर ये कभी आप कंफ्यूज हो जाओ यहाँ आकर के कि टुकड़े ढूंढने में समय ज़्यादा लगे, तो आप बिना सोचे समझे या तो पूर्ण वर्ग वाला ट्राई करना मेथड, या फिर आप द्विघाती वाला, क्योंकि उसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत है, उसमें सीधा का सीधा आपको चल देना है। तो आप क्या करेंगे, इसको मुझे दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस के 4x, इसको लिखो 7 माइनस 3x माइनस के 21 बराबर 0। क्यों लिखा, क्योंकि 7 या 21 भी होते हैं और घट के 4 भी आता है। तो इसको हल करेंगे बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 3x माइनस के 21 बराबर 0। किसी को दिक्कत, इसमें से x कॉमन निकलेगा तो अंदर बचेगा x माइनस के 7, इसमें से प्लस का 3 कॉमन निकलेगा तो x माइनस के 7 इज इक्वल टू 0। कैलकुलेशन वर्क सही है, फैक्टर सही है अगर किए हुए, तो ये चीज़ें हमेशा सेम आती हैं। तो हमने क्या किया, इन दोनों में से एक कॉमन उठा लिया यहाँ पे, और x प्लस के 3 इज इक्वल टू बेटा आ जाएगा 0, इज इक्वल टू आ जाएगा कितना 0। फिर क्या करेंगे, मूल निकालने के लिए यदि लिख लेंगे आप, यदि x माइनस 7 बराबर 0, तो बेटा x का मान कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 7। लेकिन अगर हम x प्लस के 3 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 3। अब हमारे पास में 2 आंसर है, इनमें से एक आंसर हमें चूज करना पड़ेगा, क्योंकि रहमान तो एक ही व्यक्ति है, उसकी 2 आयु कैसे हो सकती हैं, उसकी एक ही तो आयु होगी, या तो उसकी आयु 7 वर्ष होगी वर्तमान में, या उसकी माइनस का, लेकिन आयु कभी माइनस में नहीं होती है। तो हम इस जो फैक्टर हमारा निकला है, ये जो मूल निकला है, इसको हम असंभव कह देंगे कि ये हमारे लिए कामगार नहीं है, ये हमारे लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि x बराबर -3 कभी हो ही नहीं सकता। इसका मतलब x बराबर जो 7 है, तो रहमान की जो वर्तमान आयु है वो 7 वर्ष रहेगी। समझ में आई बात नहीं? तो मैं समझता हूँ इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके के और क्वेश्चंस मैं अभी आपके सामने पेश कर रहा हूँ इसी वीडियो के अंदर। ये एक्सरसाइज आज खत्म करने वाले हैं हम लोग, आप लास्ट तक जुड़ रहे हैं, स्किप मत करें। इसी एक्सरसाइज के 5वें सवाल की बात करते हैं। लैंग्वेज आपके सामने स्क्रीन पर लिखी हुई है, ध्यान से पढ़िएगा, मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। एक क्लास टेस्ट में सैफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का जो योग है वो 30 है। मतलब उसने जो आपके पास में गणित में यानी कि मैथ में, और दूसरा विषय कौन सा बेटा आपके पास में, गणित और अंग्रेजी, मैथ और अंग्रेजी में जो अंक प्राप्त किए उसमें योगफल कितना है उनका 30 है। जो अंकों का जो योगफल है टेस्ट में उसके नंबर जो आए हैं, उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 2 अंक कम मिले हों तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता है। सबसे पहली बात तो हम ये मान लें, इनमें से किसी एक के अंक मान लें x के पदों में। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिएगा, माना मैं लिख रहा हूं लैंग्वेज, इसको ध्यान से देखिएगा। माना सैफाली के गणित के अंक, सैफाली जो सैफाली कोई लड़की है, ठीक है, सैफाली के गणित के अंक हम क्या मान लें बेटा, बताइए आप लोग क्या मान लें, x मान लें। कितने मान लें, x अंक उसके आए हैं। बिल्कुल ठीक है। तो आप कोई बता सकते तुम्हारे में से सैफाली जो है, सैफाली के
अंग्रेजी के अंक कोई बता सकता कितने होंगे? क्योंकि इन दोनों का योगफल बेटे 30 है, तो अगर बेटे ये x हो गया तो e का जो मान निकाल लेंगे हम, तो 30 माइनस एक्स निकलेगा। या आप ऐसे कह सकते हैं कि मान लिया आपके 30 नंबर आए 2 टेस्टों में, एक टेस्ट में आपके 12 है तो दूसरे में कितने होंगे? 18 होंगे ना। कैसे पता क्या बेटा? टोटल में से हम उसको घटा देंगे जितने नंबर आए। तो हमने कहा है अगर गणित में x नंबर है तो बेटे शेफाली के अंग्रेजी में नंबर होंगे 30 माइनस एक्स, 30 माइनस एक्स। लेकिन क्वेश्चन में कुछ और शर्तें भी दी गई हैं। एटी क्यू की बात करते हैं, एटी क्यू मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करते हैं। वो कहता है कि गणित में अंक जो है, शेफाली के गणित में अंक, गणित में अंक, बेटे गणित में जो अंक होंगे, शेफाली के जो गणित में अंक होंगे, उसने कहा है 2 अंक अधिक। देखिए क्वेश्चन में पढ़िए आप, उसको गणित में 2 अंक अधिक, लाइन पर लिखी है 2 अंक अधिक का मतलब उसको पहले x मिल रहे थे बेटे, फिर कितने मिलेंगे? x + 2। बिल्कुल ठीक बात है। उसके बाद में कहा है कि अंग्रेजी में 3 अंक कम। इसका मतलब अंग्रेजी के अंक कितने हो जाएंगे बेटे? ध्यान से देखिएगा, अंग्रेजी के अंक वो आ जाएंगे 30 माइनस एक्स माइनस 3, क्योंकि 3 अंक कम। अंग्रेजी में इतने अंक मिल रहे थे उसको, उससे भी आपके पास में कितने अंक कम मिल रहे हैं उसको? 3 अंक कम मिले। तो अंकों का गुणनफल, मतलब अंकों का गुणनफल का मतलब इसका और इसका, ऐसा हल कर लीजिए। 30 में से 3 जाकर के 27 माइनस एक्स बचेगा, है ना आपके पास में। इनका जो गुणनफल है बेटा, इसका और इसका, प्रश्नानुसार ये कहा गया अगर इनकी मैं गुणा कर दूं बेटा, यानी कि 27 माइनस एक्स की इसमें, तो हमारे पास ये आता है 210। क्वेश्चन वाले ने कहा ये कितना आता है बेटा? 210। तो उसके द्वारा प्राप्त किए गए दोनों विषयों में कितने अंक उसने प्राप्त किए, यानी कहने की बात है कि हमें ये वैल्यू निकालनी है, x निकालना है और ये x निकालना है और 30 माइनस एक्स। ये तो तभी अगर x की वैल्यू आप निकाल लेते हो तो आपके पास में उसके अंकों की संख्या का सारा खेल समाप्त हो जाएगा। कहने की बात ये है, और आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं है, अब हलवा बना हुआ है, आपको सही ढंग से खाना है। ठीक है, कहने की बात यह है कि आप इससे क्या करोगे? द्विघात समीकरण बनाओगे। क्या बनाओगे? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया है, इसको आप मल्टीप्लाई कर लोगे और उस समीकरण को किस रूप में ले आओगे? ax² प्लस के bx प्लस के c = 0। जब इस रूप में इस समीकरण को बना लोगे तो आप तीनों में से कोई एक विधि लगा करके आसानी से, किससे? आसानी से x का मान निकाल लोगे। और x का मान निकालते ही आपके सामने जो है उसके गणित वाले अंक भी और अंग्रेजी वाले अंक भी स्पष्ट दिखाई देंगे। मैं समझता हूं कि क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे, कुछ काम आप लोग करो, कुछ हम करें, तो मिलजुल करके ये पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलो बच्चों करते हैं इसी एक्सरसाइज का छठा क्वेश्चन। लैंग्वेज फिर से स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी आप लोगों को, और मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, समझाने का प्रयास करता हूँ। उसने कहा कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। आयताकार कोई खेत है बेटा हमारे पास में, उसका जो विकर्ण है उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। तो कहने की बात यह है कि आयताकार खेत को अगर थोड़ा सा डेमो बना लें, ये कोई बेटा हमारे पास में आयताकार खेत है। ठीक है, ये कोई हमारे पास में क्या है? आयताकार खेत है। बिल्कुल ठीक है। अगर इसमें छोटी भुजा बाई चांस इसको ले लें तो इसका जो विकर्ण होगा, ये वाला विकर्ण, ठीक है, ये विकर्ण जो होगा हमारे पास में, ये विकर्ण ले लो या फिर ये वाला विकर्ण ले लो, ध्यान से देखिएगा। ये विकर्ण हमारे पास x प्लस के 60 होगा। कहा ही है उसने छोटी भुजा से 60 अधिक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज आप पढ़ें। और बड़ी भुजा जो है, बड़ी भुजा तो ये बनेगी ना, इसके अंदर 3 ही तो चीजें हैं, एक तो छोटी भुजा बेटा हमारे पास में, एक ये बड़ी भुजा और ये बीच वाला विकर्ण। सवाल में उसने कहा है कि हमारे पास में छोटी भुजा अगर हमने x मान ली है तो विकर्ण होगा 60 अधिक। समझ में आई बात? नहीं। लेकिन अगर हमारे पास में बड़ी भुजा कितनी होगी? बड़ी भुजा के लिए भी उसने लैंग्वेज लिखी है कि बड़ी भुजा जो है हमारे पास में 30 मीटर अधिक हो छोटी भुजा से। किससे? छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, यानी कि ये होगी x प्लस के 30। काम वही है बेटा, हमने कहा कि x, आप लोग सोच रहे होंगे हमने छोटी भुजा को x क्यों माना है? छोटी भुजा को ही x इस वजह से माना है क्योंकि हमने कहा कि जिस चीज़ से तुलना होती है उसी को हम x मान लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो हम क्या करेंगे? माना, यहाँ लिख लेंगे माना छोटी भुजा। क्या मान लें? छोटी भुजा बेटे हमने मान ली x है, x सेंटीमीटर मीटर जो भी है, मीटर में दे रखा तो मीटर में, या फिर जैसे भी आंसर आएगा उस हिसाब से। तो बेटे विकर्ण कितना होगा फिर? सवाल के अनुसार विकर्ण हो जाएगा x प्लस 60। यह बात समझ में नहीं आई? सवाल के अनुसार कह रहा है कि विकर्ण 60 अधिक है। उसके बाद में बड़ी भुजा कितनी हो जाएगी बेटा बताओ? बड़ी भुजा x प्लस 30 आ जाएगी आपके पास में। बिल्कुल ठीक है। आपने क्लास 9th में भी, छोटी क्लासेस में भी एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्योंकि आयत जो होता है हमारे पास में यहाँ पे 90 डिग्री का कोण रखता है।
और बेटे ये हमारे पास में एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा ना, जिसमें ये आधार होगा, ये लंब होगा, ये कर्ण होगा। बिल्कुल ठीक बात है। आधार कितना है, x प्लस के 30 है, कर्ण कितना है, x प्लस के 60 है, और ये कितना है बेटे, ये x है। तो हमारे पास एक मैथमेटिशियन थे पाइथागोरस, उन्होंने एक प्रमेय दी थी कि ये कहा गया था कि हमारे पास में कि अगर मैं आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग कर दूं, समझ में आ रही बात, इनको जोड़ दूं तो बेटे वो किसके बराबर आता है, कर्ण के वर्ग के बराबर आता है। तो आप आधार का वर्ग रखें x प्लस 30 का होल स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा लंब कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस बराबर किसके होगा बेटे, x प्लस के 60 का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही। तो इस कंडीशन से फिर वही कंडीशन बनेगी आपके पास में कि इसकी एक समीकरण बनेगी और समीकरण बना करके x का मान निकलेगा। इसको सिंप्लीफाई आसानी से आप कर सकते हो। उसमें आप a प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र यहाँ पे खोल देंगे, इसको जो का तू रख लेंगे, और उसमें भी a प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र आप खोल देंगे। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद में ये समीकरण, फिर मैं आपको कह रहा हूँ कि बार बार मैं समीकरणों को हल करना नहीं सिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि तीनों के तीनों मेथड बेटा इससे पिछली वीडियो में मैंने बहुत बारीकी से आपको समझाए हैं, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाए हैं तीनों मेथड। और जब आपके सामने कोई सवाल होगा तो उसके आपके पास कितने मेथड होंगे हल करने के लिए, 3 मेथड होंगे। आप तीनों में से जो भी उपयुक्त आपको नजर आए वो आप कर सकते हो। यहाँ आकर के मेन कॉन्सेप्ट क्या था बेटा कि लैंग्वेज से सवाल को बनाना मेरा मेन काम था, जिससे बच्चों को डर लगता है। मैंने सवाल बना दिया, इसको सॉल्व करके आप लोग किस फॉर्म में लेके आओगे, ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 की फॉर्म में लेके आने के बाद आप जैसे चाहो ऐसे सवालों को कर सकते हो। समझ में आई बात, आप जैसे चाहो सवालों को ऐसे कर सकते हो। तो चलिए आप इतना ही इसको हम यही ट्राई के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए गृह वर्क भी कुछ होना चाहिए, होमवर्क भी कुछ होना चाहिए, जिसमें आप अपनी जो है मानसिक स्थिति का भी परिचय दे सकें। ठीक है, इसी एक्सरसाइज के 7वें क्वेश्चन के साथ हम फिर बात करते हैं आपसे। 7वें क्वेश्चन की लैंग्वेज फिर से स्क्रीन पे लिखी और मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। दो संख्याओं का वर्गों का अंतर बेटा हमारे पास में 120 है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, मान ले कोई दो संख्याएं हैं, उनके वर्गों का जो अंतर है वो कितना है, 120 है, सॉरी 180 है, मैं गलती से पढ़ रहा हूं। कितना है, 120 नहीं है, 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या से 8 गुना है। दोनों संख्याओं को हमें ज्ञात करके दिखाना है। थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन जो है लैंग्वेज में कंफ्यूज करने वाला, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम क्या मान लेते हैं बेटे इसमें, सबसे पहले माना बड़ी संख्या मान लें। माना दो संख्या, एक छोटी होगी एक बड़ी है। बेटे माना बड़ी संख्या, बेटे हमारे पास में क्या मान लें बताइए, हमने x मान ली। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि दो कंडीशन अलग अलग कंडीशन दी हैं। तो इस बार हम एक काम कर लेते हैं, छोटी संख्या को भी हम मान लेते हैं और बाद में चेंज कर लेंगे। छोटी संख्या बेटे मान लें, हम क्या मान लें, y मान लो इस बार, बाद में मैं एडजस्ट कर लूँगा, बता दूंगा आपको क्या होगा इसमें। भाई साहब कह रहे हैं कि इनके वर्गों का जो अंतर है, क्वेश्चन के अंदर कहा है इनके वर्गों का जो अंतर है। वर्गों का अंतर मतलब हमारे पास में क्या है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या, बड़ी संख्या का वर्ग कितना होगा, एक्स स्क्वायर, छोटी संख्या का वर्ग कितना होगा, वाई स्क्वायर। इनका अंतर तो घटा के निकलेगा, वो कितना है बेटा, 180। ये समीकरण 1 बना करके आप छोड़ देंगे, क्योंकि ये हमारे काम की समीकरण नहीं बनी है, क्योंकि ये दो चरों में है, एक्स और वाई में, क्योंकि ये इसके फैक्टर नहीं कर सकते। ये उस फॉर्म में नहीं आई है, किस फॉर्म में नहीं आई है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस के सी बराबर 0, क्योंकि जब यहाँ पे आप पहुँच जाते हो तभी आप सवाल को हल कर पाते हो। ये इस फॉर्म में नहीं है। इस फॉर्म में अगर नहीं है तो इसका मतलब उसने कुछ ना कुछ और बात दी है। उसने कहा है हमारे पास में कि छोटी संख्या का जो वर्ग है, देखिए आप सवाल को ध्यान से पढ़िएगा कि उसने कहा है छोटी संख्या का जो वर्ग है, छोटी संख्या का वर्ग 80 को दोबारा से कर लेते हैं। छोटी संख्या कौन सी थी, y का जो बेटे वर्ग है, y का जो वर्ग है बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर है। बड़ी संख्या के किसके बराबर है, 8 गुने के, यानी कि बड़ी संख्या तो x थी, इसके 8 गुने के बराबर है। बात समझ में आई। ये हमारी समीकरण बन गई 2। अब इन दोनों समीकरणों से आप एक समीकरण बनाओगे इस रूप वाली, समझ में आई बात, और वही हमारे काम की चीज होगी। तो बन गई वो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस वाई स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 में वाई स्क्वायर बराबर 8x रखने पर बेटे जब रखोगे तो क्या हालत होगी, एक्स स्क्वायर माइनस के 8x, क्योंकि इसकी जगह कितना आ जाएगा, ये इज इक्वल टू बेटे आ जाएगा 180। मैं समझता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। फिर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 8x माइनस के 180 इज इक्वल टू 0। 180 कैसे टुकड़े हम अगर करें कि जिन्हें घटाने पर 8 आए,
तो आप आसानी से सवाल को हल कर सकते हो। तो बेटा हमारे पास में ये समीकरण निकल करके आई, उसकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग, जो कंडीशंस दी गई हैं उसके अकॉर्डिंग हमने क्या बना ली, एक द्विघात समीकरण बना ली। और इस द्विघात समीकरण के आपको क्या करने हैं, मूल ज्ञात करने। मूल ज्ञात करते ही आपके पास में आंसर निकल आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ताकि इस एक्सरसाइज को हम जल्दी। सवाल नंबर जो 8 है वो थोड़ा सा लैंग्वेज में लिखा हुआ है, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन स्क्रीन पे लिखा है, साथ साथ पढ़ेंगे और मैं जो आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ उसको समझने का प्रयास पूरा करेंगे। रेलगाड़ी का देखो कहा है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। हमारे पास में एक रेलगाड़ी है, ए पॉइंट से सपोज हमारे कहाँ जाती है, बी पॉइंट तक जाती है, और ये जो दूरी है वो कितनी है, 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक समान चाल का मतलब क्या है, उसकी चाल कहीं परिवर्तित नहीं होती है आपके पास में। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उसी यात्रा को वह 1 घंटा कम समय में तय कर लेता। मतलब तो रेलगाड़ी की चाल बतानी, मतलब हमारे पास वो किसी चाल से चल रही है। अगर मान लिया हमारे पास उसकी चाल हमने x मान ली, ठीक है ना, और फिर दूसरी कंडीशन में क्या कहा गया, उसने a से b तक उसकी चाल हमने क्या कर दी, बढ़ा दी थोड़ी सी। कितनी बढ़ा दी, सवाल में कहा गया उसने, सवाल में हमने चाल बढ़ाई 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि उसकी चाल फिर कर दी x, 5 + x। दूरी तो बेटे उतनी ही रहेगी, तो बेटे समय जो लगता है ना वो 1 घंटा कम लगता है। समय कितना लगता है, अगर यहाँ पे समय हमारे पास में ध्यान दीजिएगा, अगर समय यहाँ पे t लग रहा था तो बेटे यहाँ t-1 लगेगा। कितना लगेगा, t-1। बिल्कुल ठीक है, सवाल आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट है, यही है सवाल में और कुछ नहीं है। आप ध्यान से पढ़ लो, समझ लो भाई। इससे हमें क्या करनी है, एक द्विघात समीकरण बना करके दिखानी है, जो कि मैं आपके सामने अभी बनाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिए हम क्या कर लेते हैं, रेलगाड़ी की चाल मान लेते हैं। माना क्या कर लेते हैं, माना रेलगाड़ी की चाल हम क्या मान ले बेटा, x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। बिल्कुल सही बात है। और अब हम क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, हमें पता है दूरी कितनी तय कर रहा है, वो दूरी कितनी है बेटा, 360 किलोमीटर, इतना ही तो कह रहा है ना। और बेटा हमें सूत्र पता होता था कि चाल बराबर किसके होता था, बताइए, दूरी बटा समय के बराबर होता था। अगर यहां से बेटे समय निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, समय बराबर आएगा दूरी बटा चाल। हमने पहले भी इसका इस्तेमाल किया है, तो इसी कंडीशन का यूज करते हुए सवाल को 2 मिनट में हल करके दिखाता हूं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो बेटे समय किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास में, समय बराबर होगा दूरी बटा चाल। वैल्यूज भर दीजिए आप। समय कितना लग रहा है, हमने माना समय कितना मान लिया हमने, t कितना मान लिया, t समय लग रहा है, इज इक्वल टू दूरी कितनी है हमारे पास में, 360 बटे कितना लग रहा है हमारे पास में, 360 बटे चाल कितनी है इस बार, x। चाल कितनी है, x। इसको समीकरण 1 बना के छोड़ दें यहीं पे। अब दूसरी कंडीशन में जाओ। अब यदि चाल कितनी ले लें हम, चाल कितनी ले लें इस बार, हमने 5 बढ़ा दी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी चाल, ये बड़ी चाल है। तो बेटे दूरी तो उतनी ही रहेगी, फिर भी दूरी कितनी रहेगी, दूरी थोड़ा ही कम होने वाली है, 360 किलोमीटर रहेगी, लेकिन समय कितना लगेगा इस बार। प्रश्न में आप लाइन पढ़ें, जरा ध्यान से देखिए, स्क्रीन पर सवाल लिखा हुआ है, उसकी लाइन को आप पढ़ें। उसने कहा है हमारे पास में कि कम से कम 1 घंटा लेती है। कितना लेती है, 1 घंटा कम लेती है। इसका मतलब समय कितना लेगी इस बार, t-1 लेगी। हमारे पास में समय लेगी t-1। फिर इसी फॉर्मूले का यूज कर रही है आप, चाल बराबर दूरी बटा समय वाले का। तो t-1 बराबर आ जाएगा आपके पास में 360 बटे दूरी बटा चाल कितनी है, x + 5। बिल्कुल ठीक है, इसको क्या कह दीजिए आप, समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों का इस्तेमाल करते हुए आप एक द्विघात समीकरण बनाएंगे, जिसको किस रूप में लेके आएंगे, किस रूप में लेके आएंगे, ax² + bx + c = 0। फिर आप तीनों विधियों से इसको हल करेंगे। पहली बात तो यह है कि आप t का मान जो पहली समीकरण में उसको किस में रख दें, दूसरी में। तो जब दूसरी समीकरण में रखेंगे तो क्या बनेगा, 360 बटे x। मैं क्या कर रहा हूँ, ये t का मान समीकरण 2 में रख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, -1, ठीक है, बराबर आ जाएगा 360 बटे ये वाला x + 5। बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा सही कर लें इसको, 360 बटे x + 360 बटे x + 5 बराबर 1। तो आप आसानी से इसको भी हल कर सकते हैं। हमने क्या करा, दोनों समीकरणों से ये कंडीशन हमने आपके सामने बना ली। इस समीकरण को एलसीएम लेकर के फिर वही काम आप लोग क्या करोगे, इसको किस फॉर्म में बनाओगे बेटा, ax² + bx + c की फॉर्म में बनाओगे, और फिर अपने मनमांचित तरीके से हल करके आंसर को पाओगे। बिल्कुल ठीक है, कर ही देते हैं, है ना। पूरा कंप्लीट का मतलब हमारे पास में जो क्वेश्चन है इसको हम सिंप्लीफाई कर ही देते हैं। ये 360 बटे x माइनस कितना है बेटा,
360 बटे x प्लस 5 इज इक्वल टू 1 है। बिल्कुल ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं नीचे एलसीएम ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? एलसीएम। कितना आ जाएगा? x इंटू एक्स प्लस के 5 इज इक्वल टू 1 तो है ही हमारे पास में। बेटे ये 360 पहले एक काम कर लीजिए, आप चाहे तो आप कॉमन निकाल लीजिए इसमें से ऊपर से, क्योंकि यहाँ भी है यहाँ भी है। तो ये आ जाएगा x प्लस के 5 माइनस का x। बिल्कुल ठीक बात है। तो जब इसको हल करेंगे इस x से ये x खत्म हो जाएगा इजीली, चाहे आप देख लीजिएगा करके। हमारे पास आ जाएगा 360 गुणे 5 बराबर, मैं ब्रज गुणा से इधर लेके जा रहा हूँ, x इंटू एक्स प्लस के 5। 305 इसकी जब गुणा करेंगे बेटा 0, ठीक है, और 5 अंक 30 की 0 ऐसे लेके 3 5 या 15 और 3 कितने होते हैं? 18 आपके पास में, ये 18 आ जाएगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा आपके पास में? 5x प्लस के 5x। बिल्कुल ठीक बात है। फिर हम किस रूप में बनाएंगे समीकरण को? इस वाले रूप में। तो क्या करें, इधर उठा के जाए तो उधर ही लेके चले जाएं। तो एक्स स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 1800 इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो बेटा इसके फैक्टर हम कर लेते हैं गुणनखंड विधि से, बहुत आसानी से हो जाएंगे आपके पास में। 1800 के टुकड़े जिन्हें घटाने पर कितना आएगा आपके पास में? 5 देखना है। तो मैं बता रहा हूँ आपको 45 और आप 40 लेकर के चलें। 45 और 40 को आप जब गुणा करोगे बेटा, 45 और 40 की जब गुणा करोगे आप, तो 100 ये 1800 भी आएगा, चाहे देख लीजिए आप करके। ठीक है। और घटाओगे जब इनको बेटे, 45 में से आप 40 घटाओगे तो आपके पास में 5 भी आंसर आएगा। तो आप इसको कैसे लिखेंगे यहाँ करके? एक्स स्क्वायर प्लस के 45 माइनस 40 x माइनस के 1800 इज इक्वल टू कितना? 0। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस के 45x माइनस के 40x माइनस के 180 इज इक्वल टू 0। बेटा समझ में आ रही बात है? तो उसको जब हल करेंगे पहले 2 में से क्या कॉमन निकलेगा बेटा? x अंदर बचेगा x प्लस के 45, फिर माइनस का कितना निकलेगा? 40, तो अंदर बचेगा बेटा x माइनस के 45 ही बचेगा, x प्लस के 45 इज इक्वल टू किसके? 0 के। ध्यान दीजिएगा 1800 में से जब आप लोग 40 को कॉमन निकालोगे, चाहे देख लेना, क्योंकि 1800 में से जब 40 को भाग दोगे तो 45 ही तो बचेगा। तो सिंपल सी बात यह है कि हमारे पास x प्लस के 45 से 1 गुणनखंड आ जाएगा और x माइनस के 40 से 1 आ जाएगा, जिसको हम बराबर 0 के लिखेंगे। इसमें 2 कंडीशन बनेंगे आपके पास में कि x प्लस के 45 बराबर अगर हम 0 लेके चलें तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस के 45 आपके पास में। और अगर हम x माइनस के 40 बराबर 0 लेके चलें तो बेटा x का मान आ जाएगा 40। लेकिन हम चाल की बात कर रहे हैं तो चाल हमेशा प्लस में ही रहेगी, क्योंकि चल रही है ना गाड़ी। तो हम इस वाले आंसर को कंसीडर नहीं करेंगे, इस वाले आंसर से हम कोई बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि ये माइनस में आया है। तो x का मान जो है 40 है। 40 का मतलब x का मान 40 का मतलब 40 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी जो एक्चुअल चाल थी वो ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो माइनस वाले को इस वजह छोड़ेंगे क्योंकि चाल कभी माइनस में नहीं होती है। इस एक्सरसाइज का सबसे टेक्निकल क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9, जिससे इक्वेशन बनाना थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूज कर सकता है, उसको हम आज आपके सामने कर रहे हैं। थोड़ा लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा, और आसान है वैसे तो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर समझ में आ जाए तो आसान, अदरवाइज पढ़ के तो उसको डरते रहो आप लोग। चलिए, सवाल में कहा गया है, ध्यान से देखिएगा कि 2 पानी के नल हैं हमारे पास में। 2 पानी के नल एक साथ एक होज को 9 सही 3/8 घंटों में भर सकते हैं। 9 सही 3/8 घंटों में भर सकते हैं। कितने घंटों में भर सकते हैं? 9 सही इतने में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला, बड़े व्यास का मतलब आप समझो कि एक नल तो है जिसका व्यास बड़ा है यहाँ से, ठीक है, एक नल ऐसा जिसका व्यास छोटा है। 2 नल हैं आपके पास में, एक जो है बड़े व्यास वाला है, एक छोटे व्यास वाला है। कहा गया है कि बड़े व्यास वाला नल होज को भरने में कम से कम व्यास वाले नल से 10 घंटे का समय लेता है, कम लेता है। मतलब ये बड़ा वाला अगर आपके पास में है, इसको अगर छोटे वाला इसको 15 में भर रहा, तो ये केवल किस में भर देगा? 5 में भर देगा आपके पास। सवाल को समझ लीजिए ढंग से। प्रत्येक द्वारा अलग अलग से होज को भरने में कितना समय लगेगा? ये सवाल आपके सामने है। इस सवाल को करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश पूरी कीजिए, क्योंकि सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिहाज से। ठीक है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम मान लेते हैं आपके पास में क्या मान लेते हैं कि माना बड़े व्यास वाले नल द्वारा लिया गया समय हम मान लेते हैं कितना समय वो ले रहा है। ठीक है, माना, यहाँ लिखें, माना बड़े व्यास द्वारा होज को भरने में लगा समय, होज को भरने में लगा समय हम क्या मान लेते बेटे?
x घंटे मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x घंटे। तो आप मुझे बता सकते हो कि छोटे व्यास वाले नल द्वारा होज को भरने में लगा समय कितना हो जाएगा? x + 10, क्योंकि 10 घंटे फालतू ले रहा ना उस सवाल के अनुसार। उसने कहा ना कि 10 घंटे एक्स्ट्रा ले रहा है आपके पास में, कोई दिक्कत नहीं, 10 घंटे एक्स्ट्रा ले रहा है। तो अब आपको करना क्या है? अब आपको करना क्या है? आपको इस तरीके के सवाल कभी भी करने हो ना, तो जैसे काम समय चाल समय के सवाल होते हैं, उसमें हमें एक दिन की बात करते हैं कि एक दिन में कितना काम होगा। तो इस तरीके के सवालों में करने के लिए आप हमेशा सवाल को 1 घंटे पे लेके आओ। किस पे लेके आओ? कि 1 घंटे में कितना पानी भरा जाएगा। समझ में आई बात? नहीं। अब हम बात कर लेते हैं इसकी, थोड़ी सी ये टेक्निकल बात है, इसमें थोड़ा सा आप लोगों को समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये थोड़ी सी टेक्निकल है, लेकिन अगर ध्यान दोगे तो आसानी समझ में आ जाएगी। अगर हमारे पास में बेटा ध्यान दीजिएगा कि ये होज है, इसका आयतन अगर मैं V मान लूँ, समझ में आ रही बात? नहीं। कितना मान लूँ? V मतलब इसके अंदर V लीटर पानी आता है। कितना लीटर पानी आता है? V लीटर पानी आता है। तो ऊपर वाला स्टेटमेंट क्या कहेगा? ध्यान दीजिएगा, V लीटर, मैं लिख रहा हूँ V लीटर पानी भरने में लगा समय। बताइए आप लोग, V लीटर पानी भरने में लगा समय किसके द्वारा? वो तो लिखा ही नहीं हमने, बड़े व्यास के नल द्वारा। बड़े व्यास वाले नल द्वारा V लीटर पानी भरने में कितना समय लग रहा है? लग तो रहा है x घंटे, ये माना तो है हमने, बिल्कुल ठीक है। इस सेंटेंस को अगर हम थोड़ा सा उल्टा लिखेंगे, यानी कि x घंटे में बड़े व्यास वाला नल कितना पानी भरेगा? भरा पानी कितना पानी भरेगा? बताइए आप लोग। उसको कंप्लीट भर देता है ना V आपके पास में। तो 1 घंटे की बात करें तो 1 घंटे में कितना पानी भरेगा? 1 घंटे में बड़े व्यास वाला नल द्वारा भरा पानी बराबर रहेगा V/x। इसी तरीके से हम क्या करें, छोटे के लिए ले लें कि x + 10 घंटे में छोटे नल द्वारा भरा पानी कितना भरा उसने? V भरा ना उसने भी। तो बेटे वो भी 1 घंटे में कितना भरेगा? ध्यान दीजिएगा, 1 घंटे में छोटे नल द्वारा भरा पानी कितना आ जाएगा? V बटा आपके पास में x + 10 लीटर। इस सवाल को समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि हमने क्या करा कि हमने कंप्लीट टाइम दे रखा था कि किसी होज को वो x घंटे में भर देता है, कौन? बड़ा नल, और x + 10 घंटे में भर देता है, कौन? छोटा नल। तो हमने दोनों नलों का 1-1 घंटे का हिसाब निकाला कि 1 घंटे में छोटा नल कितना पानी भरेगा और 1 घंटे में ही बड़ा नल कितना पानी भरेगा। समझ में आई बात? नहीं। अब हम देखेंगे कि 1 घंटे में टोटल पानी कितना भरा जाएगा। समझ में आ रही बात? उससे ही, इस कंडीशन से ही हम सवाल के अनुसार लेकर के द्विघात समीकरण अभी 2 मिनट में आपके सामने तैयार होगी, और द्विघात समीकरण को ही आप हल करके इसके आसानी से आंसर निकाल लोगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ऊपर से रफ कर लेते हैं, थोड़ा सा नोट आप कर लीजिए, स्क्रीनशॉट साथ साथ ले लें अगर आपको दिक्कत कुछ हो रही हो तो। ध्यान दीजिएगा, 1 घंटे में बड़ा नल पानी इतना भर रहा है, 1 घंटे में छोटा नल पानी इतना भर रहा है, लेकिन हमारे पास में होज भरने में, यानी कि होज को भरने में लगा समय, कुल समय कितना लग रहा? बताइए आप, कितना समय लग रहा? उसने दे रखा है, सवाल दिया है कि उसने कहा है कि 9 सही, कितना? 9 सही 3/8 घंटे में पूरा होज भर जाता है बेटा। कितने घंटे भर जाता है? तो होज में पानी कितना है? V है ना, V पानी हमने वाला, V आयतन नहीं तो कहा कि V लीटर पानी। तो इस सेंटेंस को अगर उल्टा लिखें कि यानी कि 9 सही 3/8 घंटे में भरा पानी कितना आएगा? V लीटर। अगर मैं 1 घंटे की बात करूं तो 1 घंटे में भरा पानी बराबर V बटे, ये पूरी क्वांटिटी नीचे कितना, इसको सॉल्व कर लें, 8 नहीं 72 और 3 75 बटे 8 आपके पास में। बस अब आपका काम समाप्त हो गया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ आपको सवाल की लैंग्वेज से इक्वेशन बनानी है। मैंने सारा का सारा कार्यक्रम आपके सामने लिख के दिखा दिया है। अब सुनो मेरी बात, 1 घंटे में इतना पानी भरा जा रहा, 1 घंटे में इतना पानी भरा गया, ध्यान से देखिएगा, इतना पानी। बड़ा नल कितना पानी भर रहा है घंटे में? ये लिखा था हमने पहले,
1 घंटे में भरा पानी अभी कितना भर रहा था, V/x बराबर V/x प्लस छोटा नल कितने देर में भर रहा, इतने में, V/x प्लस 10। बस ये काम था हमारा, उसके बाद कुछ नहीं है। आप लोग स्पीड स्लो करके देख सकते हो वीडियो की, साथ साथ स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हो, जो कि क्योंकि मैं रफ तुरंत कर देता हूँ इस चीज़ को, और वो रफ जो है आपको कई बार कंफ्यूज करता होगा कि क्या लिखा था क्या आ गया, तो आप बीच बीच में स्क्रीनशॉट लें या फिर स्पीड को आप थोड़ा स्लो करके भी देख सकते हैं क्वेश्चन, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोगों को ये कंडीशन बनी, ये 8 ऊपर चला जाएगा, 8V/75 बराबर V कॉमन निकाल लेंगे, अंदर बचेगा 1/x प्लस 10। बात समझ में आ रही, इस V से ये V खत्म हो जाएगा, ठीक है, आ जाएगा 8/75 बराबर 1/x प्लस 1/x प्लस के 10। ट्राई क्यों लिखा, इसको क्या बनाओगे आप, द्विघात समीकरण। क्या बनाओगे इसको, द्विघात समीकरण कौन सी, ax² प्लस bx प्लस के c बराबर 0, और उसको आप हल करोगे, x का मान निकालोगे, तो सारा का सारा खेल आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा। सवाल को अगर कंफ्यूज हो रहे हो कि इसमें हुआ क्या है, सवाल को थोड़ा स्पीड स्लो करके समझने की कोशिश करें, 1-2 बार सवाल को समझोगे आप लोग, जो जिस तरीके से मैंने बात की है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें कोई ज़्यादा ड्रामे वाले क्वेश्चन की बात नहीं है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना इसमें पड़ेगा। थोड़ा कठिन सवाल था ये, बहुत ज़्यादा। ये सवाल पता कौन सा था, बता, नल और टंकी की पूरे सवाल करा रखे मैंने, यूट्यूब पर डालने आते हैं। चल एक लाइन बोल दो इसमें भी हैं, उसी के बारे में है। अगर इस तरीके के कॉन्सेप्ट को समझने में आपको प्रॉब्लम हो रही है कि ये नल और टंकी का सवाल है, पहली बात तो ये आपके लेवल से थोड़ा सा बढ़ के, कंपटीशन में भी ये बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन अगर किसी बच्चे के अंदर जिज्ञासा है कुछ सीखने की और ज़्यादा डेवलप अपने टेक्निक्स को करने की, तो मैं आपको बता दूं, मेरे इस चैनल पे ना एक सेगमेंट है जो है प्लेलिस्ट में जाकर के नल और टंकी संबंधित मैंने क्वेश्चंस कराए हैं, जिसमें मैंने इस तरीके के क्वेश्चंस का बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाया बहुत अच्छे से। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, नल और टंकी के बहुत सारे सवाल हैं। अगर कुछ ज़्यादा सीखने की इच्छा मन में हो जाए, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा, अगर आपके मन में हो कि इसको अच्छे से देखा जाए। वैसे मैं आपको, अगर आप क्लास 10th की बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो इस तरीके के सवालों के चक्कर में वैसे ना पढ़ें तो बेहतर है। ये सवाल मैंने इस वजह से करा दिया क्योंकि अगर मैं छुड़वा देता तो कहते कि छोड़ दिया, अगर मैंने करा दिया तो अच्छी बात है, आप लोगों को पता चल गया इसके बारे में, ठीक है। सवाल नंबर 10 इसमें है, सवाल की लैंग्वेज पढ़ रहा हूँ, सामने लिखा है सवाल फिर से, मैसूर और बेंगलोर के बीच की जो दूरी है 132 किलोमीटर है। कितनी है, 132 किलोमीटर है। क्या दीजिए, यहाँ मान लीजिए ये 2 स्थान है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है बेटा, 132 किलोमीटर। सवाल को बनाते चलते हैं और साथ ही साथ समझ में आता है हमारे पास में, ठीक है। मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस गाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। यानी कि 2 गाड़ियां हैं बेटा यहाँ से आने जाने के लिए, एक तो है कौन सी, एक्सप्रेस गाड़ी, कौन सी गाड़ी है, एक्सप्रेस गाड़ी, और दूसरी है खाली सवारी गाड़ी जो सिंपल गाड़ी है आपके पास में, ठीक है। अगर हमारे पास में ये गाड़ी x घंटे लेती है तो ये हमारी कितने समय लेगी, हमारे पास में इसका समय कितना होगा बेटा, वो होगा x - 1, 1 घंटा कम लेती है। देखिए सवाल में पढ़िए, आप ध्यान दीजिए कि जो हमारे पास में एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है, यानी कि एक्सप्रेस तेज चलती है, ये हल्की चलती है। अगर ये x घंटे लेती है तो ये कितना समय लेगी, x - 1 घंटा लेगी आपके पास में, बिल्कुल सही है। उसके बाद कहा गया है यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो, यानी कि इसकी जो चाल है ना बेटा, इसकी चाल अगर हम बाई चांस इसकी चाल कुछ भी मान लें, y मान लें इसकी चाल, तो इसकी चाल जो होगी कितनी होगी, अगर इसकी y मान लें तो इसकी 11 y + 11 होगी। मतलब इसकी चाल अगर y मान ली इस सवारी गाड़ी की, तो इसकी कितनी होगी, तेज होगी, ये भी तो कम समय ले रही होगी, इसकी चाल जो होगी तेज होगी, ये भी तो कम समय ले रही होगी। तो हमें क्या करना है बेटा, हमें इसकी औसत चाल यानी कि रेलगाड़ी की औसत चाल ज्ञात करके दिखानी, दोनों रेलगाड़ियों की। तो आप सबसे पहले बहुत आसानी से सवाल को करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं एक रूटीन में सवाल को कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना सवारी गाड़ी की मान लेते हैं, क्योंकि जिससे तुलना होती है उसी को हम x मानते हैं। लिखेंगे माना सवारी गाड़ी की औसत चाल, क्या मान लें बेटा, औसत चाल वो कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा हमने मान ली। अब प्रश्न के अनुसार वो क्या कह रहा है, एक्सप्रेस गाड़ी की बता सकते हो तुम कितनी होगी, बताइए। एक्सप्रेस गाड़ी की
की औसत चाल वो होगी x प्लस 11, क्योंकि 11 किलोमीटर प्रति घंटा एक्स्ट्रा चल रही है ना, समझ में आ रही नहीं आ रही, x प्लस के 11। अब ध्यान दीजिएगा, मान लिया सवारी गाड़ी कितनी दूरी तय करनी है दोनों को, 132 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक। सपोज कर लीजिए हमारे पास पहली वाली गाड़ी कितना समय ले रही है, T1 ले रही है, कितना समय ले रही है, T1। तो सवारी गाड़ी, ध्यान दीजिएगा, सवारी गाड़ी द्वारा लिया समय हम उसको क्या कहते हैं बेटे, T1 कहते हैं। बराबर किसके होगा, और T1 बराबर किसके हो, चाल बराबर दूरी बटा समय वाले फॉर्मूले से फिर हम बात करें तो समय बराबर दूरी बटा क्या होता है, चाल होता है ना, दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है, दूरी 132 किलोमीटर, 132 बटे चाल कितनी है इसकी, x, सवारी गाड़ी की। वही काम करो आप किसके, एक्सप्रेस गाड़ी के साथ में, किसके, एक्सप्रेस गाड़ी द्वारा लिया गया समय, उसको क्या कहते हैं, T2 बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 132। दूरी वो भी सेम ही तय कर, लेकिन उसकी चाल तेज है, कितनी, x प्लस के 11। बिल्कुल ठीक है आपके पास में। लेकिन उन्होंने कहा है कि बेटे जो T1 है ना, T1 वो हमेशा T2 से एक अधिक है, देख लो आप चाहे तो। मतलब जो T1 का मतलब जो सवारी गाड़ी जो समय ले रही है ना, वो एक्सप्रेस गाड़ी से 1 घंटा ज़्यादा ले रही है। आप ध्यान दीजिए, सवारी गाड़ी जो समय ले रही है वो सवारी एक्सप्रेस गाड़ी से कितना ज़्यादा ले रही है, 1 घंटा ज़्यादा ले रही है आपके पास में। तो अगर 1 घंटा ज़्यादा लेगी तो T1 बराबर T2 प्लस 1 ही होगा। और वैल्यू रख दीजिए आप कितना, 132 बटे x बराबर 132 बटे x प्लस 11 प्लस का 1। फिर वही कंडीशन आपके सामने आ गई। बस इसको सॉल्व करोगे और क्या निकालोगे, द्विघात समीकरण से हल करके x का मान, और x का मान ही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। बात समझ में आई। तो इस तरीके के सवाल को अगर आपके सामने कोई दिक्कत परेशानी सवाल को करने में आती है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता दिया करें कि सर फला सवाल को लेकर के दिक्कत थी, तो हम उसके बारे में उस समस्या का निदान करने का भी पूरा प्रयास करेंगे। वैसे सारी कंडीशंस जो मैं बता रहा हूँ यहाँ से सवाल को रुकने वाला नहीं है, जहाँ मैं सवाल को छोड़ता हूँ वहाँ पे वो कंडीशंस जो है सवाल के लिए बहुत उचित स्थिति है, आप जहाँ से शुरू कर सकते हैं सवाल को करना। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन अब आपके सामने है, इसी के साथ में एक्सरसाइज समाप्त है। एक एक्सरसाइज और बाकी है 4 पॉइंट आपके पास में 4, जिसके सवाल लेकर के हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, उसी के साथ में हम चैप्टर का समापन भी करेंगे। आज इस सवाल को खत्म करके वीडियो की समाप्ति करते हैं। 11वें सवाल की लैंग्वेज बेटा सामने लिखी, 11वें सवाल को पढ़ें और समझने की कोशिश करें। उसने कहा कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग जो है बेटा हमारे पास में 468 वर्ग मीटर है आपके पास में। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करनी है। मान लिया हमारे पास में बेटा हम पहला वर्ग ये है, इसकी भुजा x है, दूसरा वर्ग ये है आपके पास में, इसकी भुजा हमने क्या कर ली, y है। तो इसका क्षेत्र में कितना बनेगा, पहले वाले का x स्क्वायर ही तो बनेगा, भुजा का वर्ग ही तो होता है। समझ में आई बात नहीं। तो आप लैंग्वेज लिख रहे हैं, माना लैंग्वेज आप इस बार स्वयं बनाने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन की लैंग्वेज बनाई है हमने। मान लिया माना पहले वर्ग की जो भुजा है हमने क्या मान ली, x मान ली, तो पहले वर्ग का क्षेत्र में कितना बनेगा, x स्क्वायर बनेगा ना, और दूसरे वर्ग की भुजा हमने क्या मानी, y, तो उसका क्षेत्र में कितना बनेगा, y बनेगा ना। बिल्कुल ठीक बात है। और उन्होंने कहा है दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का जो योग है अगर इनको मैं जोड़ दूं वो कितना है बेटा, 468, कितना, 468 वर्ग मीटर है आपके पास में। पहली कंडीशन तैयार होगी आपके सामने। अब ये कह रहा है कि इनके परिमापों का जो अंतर है, परिमाप जरा इसका परिमाप कितना है, 24 है, इसका परिमाप कितना है, परिमापों का अंतर जो दिया, इसका परिमाप बता सकता है कोई होगा, उसका होगा 4x, इसका कितना होगा 4y, क्योंकि परिमाप जो होता है चारों भुजाओं का योग होता है। तो जब हम इसकी चारों भुजाओं को जोड़ेंगे बेटा x x x x तो कितना आएगा 4x, इसमें y y y 4y है आपके पास में। इनके परिमापों का अंतर है, मतलब पहले का परिमाप 4x है, दूसरे का परिमाप 4y है, इनका जो अंतर है बेटा वो कितना है हमारे पास में दिया गया है सवाल में, 24 है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, क्या है 24 है। तो अगर मैं 4 कॉमन निकालूं तो x माइनस के y बराबर आ जाएगा 24 बटे 6, क्योंकि सॉरी 24 बटे 4, तो काटेंगे 6 चौक 24, तो x माइनस के y बराबर कितना आ जाएगा भाई हमारे पास में 6। बिल्कुल ठीक बात है। तो आगे यहाँ से x का मान अगर निकाल लें तो 6 प्लस y, और ये जो मान है बेटा ये किस में रख दो, ऊपर समीकरण में आपकी द्विघात समीकरण तैयार हो जाएगी और आपको आंसर देने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगी। एक्स स्क्वायर का मान क्या लिखेंगे, 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई का स्क्वायर
बराबर 468। इस कंडीशन से आप, मैं समझता हूँ किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। इस समीकरण को आप हल करोगे तो आपकी फिर क्या बनेगी, एक द्विघात समीकरण बनेगी। द्विघात समीकरण इस बार x के पदों में ना बन करके y के पदों में बनेगी, तो उससे कोई परेशानी नहीं होगी। जब इसे सॉल्व करोगे द्विघात समीकरण बनने के बाद में आप फिर किसी विधि से हल करोगे तो आपके पास में जो चीज़ें हैं वो सामने दिखाई देंगी कि इसकी x और y की वैल्यू निकाल सकते हो। मैं समझता हूँ आज के जो सेगमेंट में, आज की जो क्लास में जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं वो आपको अच्छे समझ में आए होंगे। अगर आपको लगता है कि स्पीड थोड़ी सी तेज हो गई थी पढ़ाने में तो आप स्लो भी कर सकते हैं। अगर लगता है आपको स्पीड स्लो है तो वो तो आपके हाथ की बात है, आप उसको स्पीड को तेज भी कर सकते हो। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को अगर कोई परेशानी, दिक्कत सवालों में दिखाई दे या कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप पहली बार इस चैनल पर हैं। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से आपके सामने हाजिर हूँगा। धन्यवाद।